Guys, so today we are going to start with our unit of TNS, right? That is called Nature of Psychology. Nature और Scope of Psychology को हम पढ़ेंगे. सबसे पहले देखते हैं The term psychology is derived from two Greek words, psyche and logos. इन दो शब्दों से मिलके बनते हैं. Soul, psyche का मतलब होता है soul और logos का मतलब होता है science. तो जो टर्म है साइकोलॉजी वो इसका एटमोलॉजिकल मीनिंग है साइंस ऑफ सोल. लेकिन ये डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी की रिजेक्ट हो गई. क्यों? और उसमें काफ़ी चेंजेस आए और आज हम साइकोलॉजी को कहते हैं दैट इट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कोग्निटिव प्रोसेसेस. आज साइकोलॉजी को बिहेवियर और कोग्निटिव प्रोसेसेस की साइंस कहा जाता है. लेट्स टॉक अबाउट क्या डेफिनेशंस रही थी. सो साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोल. पहले इसको सोल की साइंस एरिस्टोटल, प्लेटो जैसे ग्रीक फिलोसोफर्स ने बोला था. लेकिन ये डेफिनेशन रिजेक्ट हुई फॉर द रीजन्स दैट सोल इज़ अ वेग कॉन्सेप्ट, राइट. वी के नॉट मतलब हम उसको, ये एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है जिस और बहुत ही अनसाइंटिफिक है. इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड. हम इसे मेजर नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते. फिर है द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड. साइकोलॉजी को माइंड बोला विल्हेम वुंट, और जो कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हैं, स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के मतलब की शुरुआत जिन्होंने की है. तो वोंट और टिचनर के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है, मतलब इन स्ट्रक्चरलिज्म के जो भी फॉलोअर्स थे उन्होंने साइकोलॉजी को बोला इट्स साइंस ऑफ माइंड, राइट. लेकिन माइंड का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी वेग और एम्बिगुअस है, राइट. एंड mind is also a metaphysical concept that cannot be observed, measured, analyzed or experimented upon. तो ये अनसाइंटिफिक तो है. एज वेल एज माइंड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, कोई और उसको जान नहीं सकता. इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड तो है उसे स्टडी करने को, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम इंट्रोस्पेक्शन स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल के बाहर जो भी लोग थे उनके अकॉर्डिंग एक फॉल्टी मेथड है. ठीक है. यहाँ पर इस अगर हम माइंड की इसको साइंस कह रहे हैं तो हम कैसे हम एनिमल्स को कैसे स्टडी करेंगे, हम एबनॉर्मल और चिल्ड्रंस को कैसे स्टडी करेंगे, राइट. देन डेफिनेशन आई कि साइकोलॉजी तो कॉन्शियसनेस की साइंस है, जो विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के फादर जो थे उन्होंने बोली. ठीक है, उन्होंने कहा इसे. बट इस पर भी डिसएग्रीमेंट हुआ. वाई? बिकॉज कॉन्शियसनेस इज़ ऑल्सो एन अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट, इट्स ऑल्सो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, और इन्वेस्टिगेशंस तो नहीं हो सकते कॉन्शियसनेस की. सो जहाँ पर जैसे साइको एनालिटिकल स्कूल जो आया उसमें तो 90% अनकॉन्शियस की बात हो रही है. लेकिन अगर हम इसे कॉन्शियसनेस की साइंस बोल देंगे तो कॉन्शियसनेस साइको एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग इट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. सो या सो दैट्स वाई ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो गई. एंड देन साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया इसको वॉटसन बिहेवियरिज्म स्कूल के द्वारा. ठीक है, वॉटसन हो, स्किनर हो, इन सभी ने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर पे फोकस किया बहुत ज़्यादा. ठीक है. फिर कोग्निटिव रेवोल्यूशन आया साइकोलॉजी में 1930s में. उन्होंने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ में डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि कोग्निटिव प्रोसेस जो है वो काफ़ी नेसेसरी है, राइट. उनको सबको जो एक्सक्लूडेड थे अभी तक टॉपिक्स लाइक मेमोरी, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनको उन्होंने वो साइकोलॉजी में लेकर आए. फिर गेस्टॉल्ट तो मोलर अप्रोच पे बात करते हैं. उन्होंने भी रिडक्शनिस्ट अप्रोच ऑफ बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज़ करा. एज वेल एज फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल आया, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया. लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशंस. तो बैरन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज़ बेस्ट डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एज वेल एज कोग्निटिव. तो ये बिहेवियर और कोग्निटिव प्रोसेसेस की एक साइंस है. साइकोलॉजी को बोला गया कि ये बिहेवियर और कोग्निटिव प्रोसेसेस को स्टडी करता है. सो इट्स रादर अ साइंस दैट स्टडीज बिहेवियर एंड कोग्निटिव प्रोसेसेस. सो कॉन्सेप्ट इन नेचर डेफिनेशंस, जैसे गजानिका एंड हीदरटन ने कहा कि साइकोलॉजिकल स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड ब्रेन एंड बिहेवियर. साइकोलॉजी माइंड, बिहेवियर और ब्रेन तीनों की ही स्टडी है. ठीक है. तो उनके अकॉर्डिंग माइंड इज़ ऑल द मेंटल एक्टिविटीज़, द थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, थिंकिंग, जो भी है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो ब्रेन में हो रहे हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं माइंड को. फिर आता है ब्रेन.
जो भी नर्व सेल्स में जो भी एक्शंस हो रहे हैं या जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, माइंड इज़ व्हाट द ब्रेन डज। देन बिहेवियर जो है वो बॉडीली मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करता है, द पर्पसफुल एक्शंस, खाना पीना सब कुछ, राइट। साइकोलॉजी के ABC: ए अफेक्टिव, बी बिहेवियर, सी कोग्निशन को रेफ़र करता है। अफेक्ट यानी फीलिंग इमोशन, बिहेवियर यानी कोग्निशन कोई काम करना, एंड सी मतलब कोग्निशन दैट इज़ मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर इज़ टेकन फ्रॉम फिलोसफी एंड द मेथड दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टडी इज़ टेकन फ्रॉम फिजियोलॉजी। नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशंस। सबसे पहली हम यहाँ डेफिनेशन करेंगे ये दो, एक तो फील्डमैन की, एक बैरन की। फील्डमैन कहते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इज व्हाट इज साइकोलॉजी। बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी साइकोलॉजी है। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स पीपल्स एक्शंस बट उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके परसेप्शन सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। ना केवल उनके एक्शन बट उनके थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस। It attempts to explain and predict, modify and eventually improve the life of people, right? Attempt क्या है इसका साइकोलॉजी का कि explain, predict, modify and then improve the life of people, right? And then Barron के according साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कोग्निटिव प्रोसेसेस। बहुत साइंटिफिक है साइकोलॉजी नेचर में और इसका स्कोप बहुत वाइड है, यहाँ बिहेवियर और कोग्निशन दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो पहली डेफिनेशन कहती है साइंटिफिक स्टडी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की है। एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, मॉडिफाई कर पाना, इवेंचुअली इम्प्रूव करना ह्यूमन लाइफ को इज़ व्हाट इज़ द गोल, ठीक है। ना केवल थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस पे ही नहीं है फोकस इससे बढ़कर है। एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड देन मॉडिफाई, इवेंचुअली इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल, वर्थ लिविंग बनाना उसको। एंड देन बैरन कह ही रहे हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कोग्निशन है, साइंटिफिक है बहुत, और इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ब्रॉड स्कोप है, कोग्निशन भी है, कोनेशन भी है, बिहेवियर भी है। अगला आता है कि इश्यूज़ क्या हैं साइकोलॉजी के। तो काफ़ी बाइपोलैरिटीज़ हैं, मतलब जो भी इश्यूज़ से साइकोलॉजी डील करती है ये आइदर और नहीं है, ये कॉन्टिन्यूम में है एक तरह से। जिसमें आता है नेचर वर्सेस नर्चर। फर्स्ट वन, नेचर वर्सेस नर्चर एक मेजर इशू है साइकोलॉजी का। नेचर बोलता है कि हाउ मच ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज़ ड्यू टू वंस जेनेटिकली डिटरमिन, कितना बिहेवियर जो है वो जेनेटिकली ही डिटरमाइंड है, पहला चीज़। देन इज़ नर्चर, हाउ मच इज़ ड्यू टू नर्चर, कितना ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट से जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है। क्या हेरिडिटी मेजर रोल प्ले करती है या इन्वायरमेंट मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। नेचर वर्सेस नर्चर। फिर है कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस, हमारा बिहेवियर कितना जो है, हाउ मच ऑफ आवर बिहेवियर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस दैट वी आर अवेयर ऑफ एंड हाउ मच इज़ प्रोड्यूस्ड ऑफ बाय द अनकॉन्शियस एक्टिविटी, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस जो एक्सेसिबल नहीं है कॉन्शियस माइंड को, उनसे कितना बिहेवियर डिटरमाइन होता है। थर्ड इज़ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। साइकोलॉजी में कंसंट्रेट ऑब्जर्वेबल आउटसाइड ऑब्जर्व जो बिहेवियर है उस पर होना चाहिए। शुड साइकोलॉजी कंसंट्रेट सोनली ऑन बिहेवियर दैट कैन बी सीन by the outside observers, या फिर it should also focus on the unforeseen thinking processes, जो unseen thinking process है उन पे फोकस होना चाहिए हमारा, राइट। जैसे बिहेवियरिस्ट हैं तो वो क्या मानते हैं, सिर्फ आउटसाइड बिहेवियर को मानते हैं, बट कोग्निटिव पर्सपेक्टिव वाले अंदर वाले इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को भी कंसिडर करते हैं। फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, हमारा कितना बिहेवियर फ्री विल यानी कि is determined by the choices that we make, that are made by the individual. How much of our behavior is determined, the notion that behavior is largely produced by the factors that are beyond one's willful control. तो कितना determined है कि कितना behavior ऐसा है जो हमारी willful control के अंदर नहीं है. Then individual differences and universal principles.
How much of our behavior is a consequence of our unique and special qualities? कितना behavior हमारा हमारी unique special qualities से बना है? How much reflects the culture and the society? और कितना वो universal principles मतलब how much reflects the culture, the society in which we live in? तो कितना behavior reflect करता है उस culture को और the society in which we live? फिर है नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक। नोमोथेटिक मतलब नॉर्म्स से बना हुआ है। द अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू फाइंड द जनरल लॉज ऑफ बिहेवियर दैट अप्लाई टू एवरीवन। वो अप्रोच जिसमें हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि जनरल लॉज ऑफ बिहेवियर बने जो कि सब पे अप्लाई हो, वो नोमोथेटिक अप्रोच है। ठीक है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल so as to derive general laws of behavior। फिर इडियोग्राफिक अप्रोच होती है ऑन द अदर हैंड, जिसमें आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो इंडिविजुअल को ही इन पर्सन और बहुत डिटेल में, सो एज टू अचीव अ यूनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम, ताकि उनकी एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। तो नोमोथेटिक में लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी कर रहे हैं, इडियोग्राफिक में इंडिविजुअल को इन डेप्थ में, नोमोथेटिक में जनरल लॉज बताना चाहते हैं, इडियोग्राफिक में we want to achieve a unique understanding of the individual। तो हमने नेचर वर्सेस नर्चर कर लिया, ऑब्जर्वेबल, इंटरनल मेंटल प्रोसेस, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, फ्री विल, डिटर्मिनिज्म, इसकी बात भी कर ली, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज से। ठीक है, सो द की इशूज़ ऑफ स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज भी फंडामेंटल है। बेसिकली ये रेफ़र करता है कि बिहेवियर जो है क्या वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा ओवर टाइम, यानी कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, या फिर क्या उसमें सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन या डेवलपमेंट आती रहेंगी, चेंज होता रहेगा ओवर द टाइम। सो दिस इज़ ऑल्सो रेलिवेंट। सो इन साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनैलिटी, रैशनैलिटी भी है। ये डिस्क्राइब करते हैं कैसे इंडिविजुअल्स डिसीजन लेते हैं, जजमेंट लेते हैं। ठीक है, तो दो मेन कैटेगरी में, जैसे रैशनैलिटी की अगर हम बात करें तो ये एज्यूम करता है इंडिविजुअल्स डिसीजंस और जजमेंट्स जो भी बनाते हैं वो रैशनल होके बनाते हैं ना, रैशनल प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स के बेसिस पे बनाते हैं। पीपल आर कंसिडर्ड टू बी रैशनल व्हेन दे ट्राई टू मेक चॉइसेस, लॉजिकली कंसिस्टेंट चॉइसेस बनाते हैं वो, और अपने गोल्स और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के बनाते हैं। ठीक है, यूटिलिटी थियोरी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। Rational decision making is often associated with models like this, expected utility theory। Individual यहाँ पर ज़्यादा weightage देता है to the probabilities and values of the outcome to make choices जो उसकी मैक्सिमाइज करते हैं उसकी यूटिलिटी को। ऐसी ही चीज़ें इंडिविजुअल जो है वो चूज़ करता है। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी है, वो कहती है कि पीपल ऑफन मेक डिसीजंस परसीव्ड गेन्स और लॉसेस के बेस पे जो रिलेटिव है टू द रेफरेंस पॉइंट रादर देन देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। सो या पीपल डू मेक चॉइसेस ऑफन बेस्ड ऑन कि इनको ज़्यादा गेन्स हो रहे हो, लॉसेस कम से कम हो। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं एक, राइट। We do have this discipline called behavioral economics that says irrationality भी है हमारे behavior में। Behavioral economics focus on instances where individuals make decisions that are systematically irrational, है ना, कई decisions हम ऐसे भी लेते हैं जो irrational है। This field includes various biases like irrational heuristics that can lead to suboptimal choices। Loss aversion होता है एक तो, ठीक है, जो मुझे अभी फील हुआ पीयू को सीट छोड़ के थोड़ा सा ना, कन्फर्मेशन बायस, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, तो ये सारे इरेशनैलिटी को शो करते हैं। इमोशनल डिसीजन मेकिंग, हम इमोशनल बीइंग्स हैं, इम्पल्सिव चॉइसेस करते हैं, वी आर ड्रिवन बाय इमीडिएट इमोशंस रादर दैन वी डोंट समटाइम्स वी डोंट लुक फॉर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग्स, तो वहाँ इरेशनैलिटी झलकती है। नेक्स्ट इज एम्पेरिसिज्म वर्सेस रीजनिंग। नेक्स्ट इज एम्पेरिसिज्म वर्सेस रीजनिंग। तो एम्पेरिसिस्टिक अप्रोच जैसे हमने पढ़ा, एम्पेरिसिज्म एम्फोसाइज करता है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसेस से आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप वैलिड मानते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो जिस चीज़ की, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो साइकोलॉजी में नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू सिस्टमैटिक एम्पेरिकल रिसर्च मेथड्स, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन करते हैं, तो इसी को वैलिड माना जाता है। साइंटिफिक मेथड,
एम्पेरिसिज्म अलाइंस क्लोजली विद साइंटिफिक मेथड। तो एम्पेरिसिज्म बहुत क्लोजली अलाइन करता है साइंटिफिक मेथड, है ना। हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं एम्पेरिकल रिसर्च करके, फिर कंक्लूजन्स निकलते हैं ह्यूमन बिहेवियर, कोग्निशन और इमोशन के बारे में। बिहेवियरिज्म वो स्कूल है साइकोलॉजी का जो पूरा तरह एम्पेरिसिज्म पे, एम्पेरिसिस्टिक अप्रोच पे बिलीफ रखता है। बिहेवियरिस्ट फोकस करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे एंड कंसिडर देम एज द प्राइमरी डेटा फॉर साइकोलॉजिकल स्टडी। देन कम्स रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग भी ज़रूरी है। रैशनलिज्म, रीजनिंग प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ह्यूमन कोग्निशन। रीजनिंग में आप स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज करते हो कोग्निशन पे, है ना। लॉजिकल थॉट प्रोसेसिंग, मेंटल रिप्रेजेंटेशन का आप यूज़ कर रहे हो, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है इंडिविजुअल के लिए। और फिर उस सोर्स को यूज़ करके दैट पर्सन विल यूज़ अंडरस्टैंड थ्रू हिज रीजनिंग एंड मेंटल रिफ्लेक्शन। कोग्निटिव साइकोलॉजी में काफ़ी प्रोमिनेंटली रीजनिंग रैशनलिस्टिक ट्रेडिशन पे फोकस है। क्यों? क्योंकि मेंटल प्रोसेसेस पे ज़्यादा फोकस है। मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल तो नहीं है, दे आर ओनली इन्फर्ड थ्रू रीजनिंग। इनके बारे में हमें सब सिर्फ इन्फर कर सकते हैं, वो भी रीजनिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मोलर वर्सेस मॉलिक्यूलर अप्रोच। मोलर मतलब होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जैसे हमारे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। मोलर एनालिसिस इन्वॉल्व करता है लुकिंग एट द बिहेवियर और एट द साइकोलॉजिकल फिनोमेना एज अ होल, कंसिडरिंग देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल प्रोसेसेस, ठीक है। उनको कंसिडर करना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोसेसेस, ठीक है। मोलर एनालिसिस इन्वॉल्व करता है लुकिंग एट द बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल फिनोमेनन एज अ होल, कंसिडरिंग देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल प्रोसेसेस। मैक्रो लेवल एनालिसिस होता है क्योंकि हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पे बिहेवियर के, कोग्निशन पे देखते हैं, ऑफन एट द लेवल ऑफ इंटायर बिहेवियर, पर्सनालिटी ट्रेट्स, ओवरऑल मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। एग्जाम्पल है एग्जामिनिंग हाउ एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स आर, एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, वो इन्फ्लुएंस करता है उनके सोशल इंटरेक्शन को एंड रिलेशनशिप्स को। सो दिस वुड बी टोटली अ मोलर एनालिसिस। देन मॉलिक्यूलर है जब आप माइक्रो लेवल एनालिसिस कर रहे हो, कॉम्पोनेंट बेस्ड पर्सपेक्टिव है। मॉलिक्यूलर एनालिसिस इन्वॉल्व breaking down your behavior or your psychological phenomena into the constituent parts or smaller components to understand the underlying processes, ठीक है। psychological phenomena को break down करना into the constituent parts में break down करना, smaller components में break down करना, उनके underlying processes को study करने के लिए। तो माइक्रो लेवल एनालिसिस जो ये अप्रोच है ये डेवलप करती है ऑन द फाइनर डिटेल्स ऑफ बिहेवियर एंड कोग्निशन पे, बहुत फाइनर चीज़ों पे फोकस किया जाता है। लुकिंग एट इंडिविजुअल्स कोग्निटिव प्रोसेसेस, न्यूरल मैकेनिज्म्स और स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर। एग्जाम्पल, स्टडिंग द न्यूरल पाथवेज एंड न्यूरो ट्रांसमिटर्स एक्टिविटी जो कि स्पेसिफिक एक ही कोग्निटिव टास्क से रिलेटेड है, जैसे कि सपोज मेमोरी के रिट्रीवल से। सो ये पूरा मॉलिक्यूलर एनालिसिस है। पूरा स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म मॉलिक्यूलर एनालिसिस पे ही बेस्ड है। फिर है इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग में आप जब जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, ठीक है, तो इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आप जनरल कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, राइट। इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। इट स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफिक इंस्टेंस, आई इंडिविजुअल, एक आई, राइट। इंडक्टिव में एक से ऊपर जा रहे हैं जनरलाइज करने के लिए, स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑब्जर्वेशन एंड देन इट जनरलाइज टू अ ब्रॉडर मोर जनरलाइज्ड प्रिंसिपल बनता है। एंड देन इंडक्टिव कंक्लूजन्स टिपिकली प्रॉबेबिलिस्टिक होते हैं। दे आर नॉट सर्टेन बट दे लाइक्लीहुड होती है कि एक पैटर्न जो है इट कैन होल्ड, राइट। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? जब आप स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, आप स्पेसिफिक टू मतलब स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं जनरल प्रिंसिपल से। आप जनरल टू स्पेसिफिक रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल से आप
स्पेसिफिक की तरफ जब घुस रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनसे आप, यहाँ गलत लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, जनरल टू स्पेसिफिक जब आप जा रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स थ्योरीज हैं उनसे स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, टॉप डाउन है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट ली, प्रेमाइज लिया, लॉजिकल स्टेप्स का यूज़ किया टू अराइव एट द स्पेसिफिक कंक्लूजन। लास्ट इज मोनोइज्म वर्सेस डुअलिज्म। मोनोइज्म असर्ट करता है कि सिर्फ एक फंडामेंटल सब्सटेंस है, रियलिटी है इन द यूनिवर्स, द माइंड एंड बॉडी they are totally like one, they are reducible to just single substance. Then is physical materialism, ठीक है, इसकी भी टाइप्स हैं, फिजिकल मटेरियलिज्म है, आइडियलिज्म है। तो जब जो मान रहे हैं सिर्फ बॉडी, माइंड और बॉडी एक है, ठीक है, वन फंडामेंटल, ओनली वन फंडामेंटल सब्सटेंस इज देयर, राइट। माइंड एंड बॉडी सभी चीज़ों में मोनोइस्टिक हैं, there is only one fundamental substance or reality in the universe. Everything including mind and body is ultimately derived from, reducible to this single substance. Dualistic approach कहती है there are two, कम से कम दो fundamentally distinct substances or realities हैं universe में, the mental, the mind or the consciousness, and the physical, the body or the matter, right। कम से कम दो हैं इनके according, two fundamentally distinct substances or realities in universe exist. So this is all about the key perspectives. Now we move on to the topic कि psychology कैसे एक science है. So we call psychology a positive science, right? Scientific methods का हम psychology में use करते हैं, तो science की तरह ही इसके कुछ goals, assumptions, methodology है. So साइकोलॉजी इज़ अ साइंस बिकॉज यहाँ गोल्स एजम्पशंस हैं जो हम अब पढ़ने वाले हैं। गोल सबसे पहला गोल होता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन आता है मोटिवेशन पर्सनालिटी के एरिया से, जैसे हम देखते हैं मैस्लो की हायरार्की है, ये डिस्क्रिप्शन है कैसे मोटिवेशन है। और मरे की 20 नीड्स जो है, जिस नीड ऑफ अचीवमेंट पार, वो चीज़ है ना, मरे की 20 नीड्स की टैक्सोनॉमी जो है। देन आइंजिंग ने जो 3 डायमेंशन दी है, ये सारी डिस्क्रिप्शन है। एक्सप्लेनेशन जहाँ कॉज ऑफ द फिनोमेना, कॉजल एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को स्टडी किया जाता है। जैसे अल्टीमेटली साइंस में कॉजेज़ ढूंढे जाते हैं फिनोमेना के, तो साइकोलॉजी यूजेस वेरियस मेथड्स टू अनकवर द कॉजेज ऑफ बिहेवियर। लाइक स्किनर ने रीइंफोर्समेंट को लर्निंग के एक्सप्लेनेशन बोला है। रीइंफोर्समेंट के बिना उनके अकॉर्डिंग लर्निंग पॉसिबल नहीं है। प्रिडिक्शन भी एक मेन गोल है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का, कि कंडीशंस को मैनिपुलेट किया जाता है कुछ रिजल्ट को अचीव करने के लिए। जैसे यर्किस-डॉटसन लॉ कहता है ना, कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल जो है वो नेसेसरी है गुड परफॉर्मेंस के लिए। अगर ज़्यादा होगा अराउजल तो भी गलत होगी, और लो होगा तो भी गलत होगी। मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल काफ़ी ज़रूरी है। तो ये प्रिडिक्शन है एक तरह की, कि अगर मॉडरेट होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कंट्रोल हैज़ बीन अचीव्ड इन साइकोलॉजिकल लैब में, बट सारे रियल लाइफ सिचुएशन तो कंट्रोल में नहीं होती हैं, है ना। लेकिन फिर भी इनका यूज़ है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं थोड़ा कुछ हद तक। देन क्रिमिनोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं क्रिमिनल्स के बिहेवियर को कुछ हद तक ठीक करने के लिए। देन अजम्पशंस, सबसे पहला है डिटर्मिनिज्म। तो इट इम्प्लाइज दैट एवरी फिनोमेना का डिटर्मिनिस्टिक स्टैंड व्यू पॉइंट क्या कहता है कि हर एक फिनोमेना का कोई ना कोई कॉज ज़रूर होगा, एंड दैट कॉज इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू गॉड और चांस, राइट। ये किसी बाय चांस हो गया ऐसा नहीं है, या गॉड की तरफ नहीं है, बट एवरी फिनोमेनन हैज़ इट्स ओन नेचुरल कॉजेस, जो कि अप्रोप्रिएट मीन्स लगा के हम डिस्कवर कर सकते हैं। देन इज़ इनवेरियंस, जो कहता है कि वेरियस फिनोमेनन टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस जब हम उसको स्टडी करेंगे तो उनका जो रिलेशनशिप है वो सेम रहेगा, राइट। जैसे प्रैक्टिस लीड्स टू, प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट होती है। ये प्रिंसिपल कई बार टेस्ट किया गया और इसकी वैलिडिटी भी चेक हुई है, राइट। लेकिन ये मेंटली रिटार्डेड या क्रिएटिव, बहुत हाईली क्रिएटिव इंडिविजुअल्स पे नहीं लगता। Empiricism is the idea that only the knowledge that is gained through senses is valid. Empiricism ये कहता है कि वही नॉलेज जो कि सेंसेस से गेन की है वही वैलिड है।
मेंटल आइडियाज़ अगर वर्ल्ड टेस्ट आउट कर सकते हैं हम उनको रियल वर्ल्ड में तो ही वो वैलिड है. इफ़ द ऑब्जर्वेशन इन द रियल वर्ल्ड कंफर्म नहीं होती है, ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी. ऑपरेशनिज्म ये कहता है कि सारे ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना चाहिए इन अ मेजरेबल वे, राइट. लाइक हाँ, scientific concept that says that everything must be defined in the measurable way. Objectivity, science assure करती है objectivity on the part of the scientist, ठीक है, कि वो biases और prejudices अपने add नहीं करेगा. This implies that personal biases or prejudices of the scientist will in no way affect the design or the result or the interpretation of the study. Moreover, science is self-corrective in nature, and if there are any कोई gaps हैं research में, then they will be rectified. So a very important example could be Hull की theory, right. He said that motivation comes from drive. So this theory was then revised because of the evidence that incentives भी एक major role play करते हैं, motivating factor बनते हैं, ठीक है. So as to recapitulate description, in psychology example of descriptions come from the area of motivation and personality. Murray has given a taxonomy of 20 needs. Need for achievement, power, dependence. And then Maslow has given his own hierarchy of needs. And then Cattell has described 16 personality factors, right? 16 PF he has given. And then Einstein has his own 3 dimensions. Then explanation, science is a search for the causes of a phenomena. एंड साइकोलॉजी में वेरियस मेथड्स का यूज़ किया जाता है सो एज टू अनकवर द कॉजेज ऑफ बिहेवियर. फॉर एग्जांपल हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कॉजेज ऑफ द फिनोमिनन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जैसे स्किनर ने रीइंफोर्समेंट को एक एक्सप्लेनेशन बताया फॉर लर्निंग. एंड देन प्रिडिक्शन फाइंड्स एन प्रिडिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी तरह की साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस में. वे कंडीशंस आर मैनिपुलेटेड, किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए कंडीशंस को मैनिपुलेट किया जाता है. अ रिसर्चर में प्रिडिक्ट दैट ट्रेनिंग, जैसे सपोज यर्किस डॉटसन लॉ अगर हम लगाएं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल है तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी होगी. देन कंट्रोल हैज़ बीन अचीव्ड इन साइकोलॉजी. क्लिनिकल सेटिंग्स में तो अचीव कर सकते हैं, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, बट क्रिमिनोलॉजिस्ट अपने क्रिमिनल्स के बिहेवियर को रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल. देन अजम्पशंस ऑफ द साइंस, फॉर एग्जांपल डिटर्मिनिज्म कहता है कि हर एक फिनोमिनन के नेचुरल कॉजेज होते हैं जिन्हें आप अप्रोप्रिएट मीन्स से बता सकते हैं, और द इफेक्ट्स आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ चांस, आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू चांस ऑफ गॉड इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. इनवेरियंस कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिनोमिनन्स रिमेन्स द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस. जो रिलेशनशिप है वो सेम रहता है. सो इनवेरियंस में हमने कहा कि कोई भी फिनोमिनन सेम रहेगा, उसकी जो रिलेशनशिप है बिटवीन द फिनोमिनन, वेरियस फिनोमिनन्स, दैट विल रिमेन द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, इफ ऑल द कंडीशंस रिमेन द सेम. The psychological principle कि certain amount of practice will lead to improvement, like it is true, it holds true, right, normal individuals के लिए. Then empiricism कहता है कि only the knowledge that has been gained through senses is valid. Mental ideas test करे जाते हैं real world में, and if the observation in real world does not confirm those mental ideas, then these ideas will be held as wrong. साइंटिफिक लॉज प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं. जैसे अगर प्रैक्टिस लीड्स टू लर्निंग इज़ अ मेंटल आइडिया, और इसको आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स पे करें चाहे क्लासरूम सेटिंग्स में करें, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है. देन इज ऑपरेशनिज्म. इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट ऑल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी डिफाइंड इन अ मेजरेबल वे. ऑपरेशनलेबल होने चाहिए कि मेजरेबल वे में हम उनको स्टडी किया जाना चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी कहती है दैट पर्सनल बायसेस, प्रेजुडिसेस एंड आइडियाज़ ऑफ द साइंटिस्ट शुड इन नो वे should affect the design, the result or interpretations of experiment. Science is self-corrective in nature. जैसे हल की थ्योरी थी जो
कि मोटिवेशन ड्राइव से आती है वो बाद में चेंज हुई। क्यों? क्योंकि ये पाया गया एविडेंस के बेसिस पे कि इंसेंटिव भी पावरफुल मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू साइंटिफिक मेथड सर्च्ड फॉर साइकोलॉजी, राइट। तो कर्लिंगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये करो कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। साइंटिफिक रिसर्च एक बहुत ही सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है नेचुरल फिनोमेनास की। सो व्हाट इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च? अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, साइंटिफिक रिसर्च इज something that is systematic, controlled, empirical, critical investigation of natural phenomena। ठीक है, जो कि सिस्टमैटिक होगी, कंट्रोल्ड होगी, एम्पेरिकल है। ठीक है, सिस्टमैटिक होती है रिसर्च, हमेशा कंट्रोल्ड वे में की जाती है। एम्पेरिकल है, एविडेंस बेस्ड पे होती है। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें नेचुरल फिनोमेना का, किसी भी नेचुरल फिनोमेना की क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर थ्योरी, हाइपोथेसिस सब निकलता है। प्रिज्यूम्ड रिलेशनशिप अमंग द नेचर ऑफ द फिनोमेना इज स्टडीड। लेट्स लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च। वन बीइंग सिस्टमैटिक। साइंटिफिक रिसर्च बहुत ही एक रूल बाउंड प्रोसीजर होता है ना, रूल बाउंड होती है रूल बाउंड होता है साइंटिफिक रिसर्च, राइट। इट इज़ रूल बाउंड, समटाइम्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डेटा दैट वी फ्रेम अ जनरल लॉ। समटाइम्स स्पेसिफिक डेटा से जनरल लॉ बनते हैं, जो कि होता है इंडक्टिव, जो भी हमने पढ़ा इंडक्टिव रीजनिंग। कई बार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से एक जनरल लॉ बनता है, वो है डिड्यूस करना, डिडक्टिव। व्हेन वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, इट्स इंडक्टिव, इंडिविजुअल से पूरी जनरलाइज कर रहे हैं। और डिडक्टिव होता है जब जनरल से बड़े से नीचे आ रहे हैं। सो साइंटिफिक रिसर्च कभी भी एक हैफजार्ड नहीं होता, हमेशा रूल बाउंड होती है, कंट्रोल्ड वे में करी जाती है। कंट्रोल इम्प्लाई करता है मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो कंट्रोल में हम क्या करते हैं, कंट्रोल सेटिंग में किए जाते हैं हमेशा वो एक रिसर्च। सो कंट्रोल इन्वॉल्व्स कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफ़ेक्ट चेक करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, और बाकी पोटेंशियल वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा जाता है। जितना कंट्रोल होगा, ग्रेटर द कंट्रोल, मोर एग्जैक्ट द रिजल्ट्स विल बी। देन एम्पेरिकल, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होती है, मेंटल आइडियाज़ को टेस्ट आउट किया जाता है रियल वर्ल्ड में, तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो एम्पेरिकल। देन क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, ये इम्प्लाई करता है कि रिसर्च एक स्ट्रिक्ट वे में होती है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड प्रिंसिपल्स इज डन। ऑब्जेक्टिविटी मेन पार्ट है, सेल्फ करेक्टिव नेचर की होती है साइंस। सो द एम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज़ टू अनकवर द रिलेशनशिप अमंग द फिनोमिनस। अलग अलग फिनोमिनस के बीच के रिलेशन को अनकवर करना मेन जो है एक रिसर्च का मेन एम होता है। इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल होनी चाहिए एंड नॉट बेस्ड इन अ प्रीडिटरमिन्ड वे। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। सो एसेंशली साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस होते हैं नेचुरली अकरिंग फिनोमिना के बारे में, राइट। सो एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है, राइट। नेचुरली अकरिंग फिनोमिना से स्टार्ट होकर रिसर्च अगले लेवल तक जाती है। Research is always guided by scientific research is not based on hunches, it is based on hypothesis, right? Theories, testable statements होती हैं जो ये based on theories, it is based on existing data. Presumed relationship among the phenomena is studied. Scientific research seeks to understand various phenomena. हम बहुत सारे अलग अलग phenomena को study करते हैं by putting them in relation to one another. So scientist always tries to structure his environment in terms of interrelated system. एक special relationship, cause effect relationship को study किया जाता है, in which the causes and relationship between a phenomena is studied in the experiment. एक experiment में cause effect relation को study किया जाता है. To summarize it,
According to Kurlinger, a scientific research is systematic, controlled, empirical, and critical investigation of natural phenomena that is guided by theory, hypothesis about presumed relation among the phenomena. So the characteristics are scientist systematic होती है, scientific research is a rule-bound procedure. It can be inductive, that goes from specific laws to general laws, or it could be कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या हाइपोथेसिस का यूज़ करके जनरल लॉज बना रहे हैं, दैट इज़ डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव रीजनिंग. देन इट इज़ वेरी मच कंट्रोल्ड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक किया जाता है. एट द सेम टाइम अदर पोटेंशियल वेरिएबल्स आर हेल्ड टू बी कांस्टेंट सो दैट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स कुड बी फाउंड. एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड होता है, मेंटल आइडियाज़ टेस्ट आउट किए जाते हैं रियल वर्ल्ड में. एंड द इन्वेस्टिगेशंस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है. इट इम्प्लाइज दैट साइंटिफिक रिसर्च बहुत ही स्ट्रिक्ट और ऑब्जेक्टिव इवेलुएशन है एग्जिस्टिंग लॉज और प्रिंसिपल्स की. इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड इवन लीड्स टू सेल्फ करेक्टिव नेचर की होती है साइंस हमेशा. सो द एम ऑफ रिसर्च इज़ टू अनकवर रिलेशंस अमंग द फिनोमेना. इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी क्रिटिकल एंड नॉट बायस्ड इन अ प्रीडिटरमिन्ड वे. इन्वेस्टिगेशन हमेशा क्रिटिकल होनी चाहिए, सेल्फ करेक्टिव नेचर की होती है और बायस नहीं होती कभी भी. साइंटिफिक रिसर्च हंचेस पे नहीं बेस्ड होती, जबकि हाइपोथेसिस पे बेस्ड होती है, थ्योरीज एंड एग्जिस्टिंग डेटा पे बेस्ड होती है. रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है बहुत अच्छे से. प्रेज्यूम्ड रिलेशनशिप अमंग द साइंटिफिक रिसर्च सीक्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना बाय पुटिंग देम इन रिलेशन टू ईच अदर. Scientist always tries to structure his environment एक interrelated system में. So one special case of relationship is causal relationship in which the cause-effect relationship between the two phenomena is studied. ठीक है. प्रॉब्लम्स साइकोलॉजी के इंक्लूड करते हैं कि कई बार ह्यूमन सब्जेक्ट्स मिलना ही बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ह्यूमन्स को सेक्रेड माना जाता है. देन सोशल डिसायरेबिलिटी बिकॉज दे वांट टू शो देयर गुड सेल्फ सो दे गिव गुड आंसर. सब्जेक्टिविटी रिसर्चर की अपनी मोटिवेशंस, डिज़ायर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस भी कभी ना कहीं बायसनेस खड़ी कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ रादर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड देन एवरीथिंग इज़ बीइंग डन इन द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री. देन जनरलाइजेशंस करना बड़ा मुश्किल है. रिसर्च ज़्यादातर इसीलिए कंपैरेटिव रिसर्च की जाती हैं एनिमल्स पे करके, उसको जनरलाइज कर लिया जाता है ह्यूमन्स पे, विच इज़ somehow difficult. and ethics की प्रॉब्लम भी रहती है. लोग कहते हैं दिस इज़ नॉट ह्यूमेन, दिस इज़ लाइक फ्रीडम और डिग्निटी हार्म हो रही है इससे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट नेचर ऑफ साइकोलॉजी.